Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching platform पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए so that you don't miss out on any important updates with regards to UGC NET, SET, JRF, Assistant Professor and other PhD entrance related exams. Learners, this is the contact number. अगर आप किसी भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन यूज माय फैकल्टी कोड तुलिका आर फॉर बेस्ट डिस्काउंट्स. Learners, this is my Telegram group. You can join my Telegram group for all important updates. So session ke timings, links and various other important updates are shared through this Telegram group. So don't forget to join the Telegram channel. सो लर्नर्स, हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे और ये टॉपिक जो है पोल्यूटेंट्स, जिससे हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 एग्जाम में, विच फॉल्स अंडर द यूनिट पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट. इसके कुछ हम कंसेप्ट्स को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे और ये जो क्लास है इट्स अ पार्ट ऑफ आर रीस्टार्टिंग फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024 के अंतर्गत है. सो आई होप आपको सेशन ये पसंद आए. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सो लर्नर्स, जैसे कि हम बात कर रहे हैं पोल्यूटेंट्स की, तो ये पिक्चर जो है आप इसे देख के अच्छे से समझ सकते हैं कि ये क्या है. ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है और इसका एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट है वीओसी, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, और वो एक बहुत बड़ा थ्रेट बन गया है हमारे लिए एज फार एज पोल्यूटेंट्स आर कंसर्न. सो मेजर इसका जो कंट्रीब्यूटर है वो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस. अभी हम वीओसी की बात कर रहे हैं दो कैटेगरी में. एक होते हैं हमारे नेचुरल वीओसीज और एक होते हैं एंथ्रोपोजेनिक. ठीक है, तो अभी हम एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट्स की बात कर रहे हैं, मैन मेड पोल्यूटेंट्स की बात कर रहे हैं. सो अगर हम बात करें एंथ्रोपोजेनिक वीओसी के सोर्सेज की, तो मेजॉरिटी जो सोर्स है वो आता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस से. उसके बाद है आपके मोटर व्हीकल से, जो कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, और कुछ कंज्यूमर सॉल्वेंट्स, कुछ किस तरह के सॉल्वेंट्स हैं, केमिकल्स हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में प्रयोग करते हैं, उससे भी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो एमिट होते हैं. अब ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ तक ही सीमित नहीं रहते हैं. ये कंबाइन करके बाकी जितने भी हमारे पर और भी चीज़ें हैं, पोल्यूटेंट्स हैं जो नेचर में, उसके साथ कंबाइन करके फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. तो इन सभी के बारे में हम डिटेल्स में समझेंगे, पढ़ेंगे. सो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वीओसी सिर्फ एंथ्रोपोजेनिक नहीं होते, नेचर में भी यानी फॉरेस्ट से भी एमिट होते हैं. सो लेट्स हैव अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीओसीज. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा था. तो ये जो अभी आपके सामने क्लासिफिकेशन है ये WHO द्वारा दिया गया है और ये सारे हमारे ऐसे वीओसीज हैं जो कि हम अलग अलग तरह के फॉर्म्स में डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. एक इसमें से कैटेगरी होती है VVOC, जिसे वेरी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है. तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज होता है वो करीब 50 से 100 के बीच में, 0 से 50 से 100 के बीच में आता है. और इसके जो टाइप्स और एग्जाम्पल्स है वो प्रोपेन, ब्यूटेन और मिथाइल क्लोराइड है. जो ये सबसे कॉमन है, जो सबसे घातक है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, उसमें आपका उसके एग्जाम्पल्स में आ जाता है फॉर्मल्डिहाइड, सबसे कॉमनली जो यूज़ होता है टोलिन, इन दोनों का नाम, और एसीटोन, ये सब ज़्यादा टर्म्स यूज़ किए जाते हैं. और एक होता है SVOC जो कि सेमी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है. इसका यूज़ हमारे पेस्टिसाइड्स यानी कि DDT और इस तरह के और पेस्टिसाइड्स में यूज़ होता है. साथ साथ जो फायर रिटार्डेंट्स होता है, PCBs होते हैं, उसमें सेमी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ होता है. तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा. जो हम जनरली पढ़ते हैं VOC, वो उसका एग्जाम्पल फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, इथेनॉल वगैरह हो जाते हैं. और सेमी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आता है हमारा पेस्टिसाइड्स. ठीक है, ये सभी हमारे एंथ्रोपोजेनिक VOC की कैटेगरी में आते हैं. नाउ लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन सम क्वेश्चंस बिफोर वी मूव अहेड. लर्नर्स, हमारा फाउंडेशन बैच 2.0 हैज ऑलरेडी स्टार्टेड और इसमें पेपर 1 और ये सभी सब्जेक्ट की पेपर 2 की क्लासेस चल रही हैं. सो विदाउट एनी डिलेज गेट योरसेल्व्स एनरोल्ड इन द पेड बैच सो दैट आप कोई भी कसर नहीं छोड़ दीजिए अपने जून JRF को क्लियर करने के लिए. यस, सो लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन फ्यू क्वेश्चंस कि कैसे पूछे जाते हैं पोल्यूटेंट से क्वेश्चंस. ये सारे हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं. तो लर्नर्स, फर्स्ट क्वेश्चन,
In case of which of the following primary pollutants man-made contribution to global emission, that is million tons per year, is more compared to that of natural sources? So ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, बहुत तरीके से ये क्वेश्चन बदल बदल के पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्राथमिक प्रदूषक के मामले में मानव उत्सर्जन में वैश्विक उत्सर्जन का योगदान प्राकृतिक सोर्सेज से ज्यादा है, स्रोतों से ज्यादा है? तो ऑप्शन है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन हमने बहुत तरीके से बहुत बार किया है एंड दिस गोज इनवेरिएबली कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो एक ऐसा पोल्यूटेंट है जिसका मैनमेड कंट्रीब्यूशन सबसे हाई है अगर हम इसे नेचुरल सोर्सेज के कंपैरिजन में, क्योंकि नेचुरल सोर्सेज में भी प्लांट्स ले लेते हैं और एमिट भी होता है, बट जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो एयर में जो कंट्रीब्यूशन होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, वो कहीं ज़्यादा है। सो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज हाई हजार्ड वेस्ट में कंटेन, जो भी उच्च जोखिम वाले अपशिष्ट में हो सकता है। क्या हो सकते हैं? पैथोजेंस, रेडियो एक्टिव वेस्ट, नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस या कोरोसिव सब्सटेंसेस। तो अगर हम ऐसे अपशिष्ट की बात करें, ऐसे वेस्ट की बात करें जो हाई हजार्ड वाले हैं, तो उनमें हमें इनमें से क्या देखने को मिलता है? एवरीवन, दीज आर योर ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 2। ये सभी क्वेश्चंस आपके पहले आ चुके हैं और रिसेंटली 2021 के बाद के सारे क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें सॉल्व जरूर करते रहिए सो दैट आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती रहेगी। तो जैसा कि आप इसके ऑप्शंस में देख सकते हैं, पैथोजेंस, यस, इसमें एक ऑप्शन होगा। रेडियो एक्टिव वेस्ट होंगे जो कि बहुत लीथल होते हैं, और कोरोसिव सब्सटेंसेस होते हैं, संक्षारक पदार्थ होते हैं जो सरफेस पे गिरने के बाद सरफेस को करोड कर देते हैं, खुरदरा बना देते हैं। नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस जो कोई भी तरह का रिएक्शन नहीं करते हैं, वो हाई हजार्ड वेस्ट की कैटेगरी में नहीं कैटेगराइज होंगे। नेक्स्ट, a polluted river with very high value of biological oxygen demand may produce a foul smell। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि जैविक ऑक्सीजन मांग यानी कि बीओडी के बहुत उच्च मानों के साथ प्रदूषित नदियां एक दुर्गंध उत्पन्न कर सकती हैं? रीजन, क्योंकि एनियोर्बिक बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। क्योंकि एनिरोबिक बैक्टीरिया, जो कि ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में पनपते हैं, वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन करते हैं। तो ये एक असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या असर्शन रीजन सही है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, या गलत है, पार्शियली इनकरेक्ट है? सो यस एवरीवन, द करेक्ट आंसर इज यस, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर एक रिवर पोल्यूटेड है और उसकी बहुत हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि ऑक्सीजन का अपटेक बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये बहुत पॉसिबल है कि वो एक बहुत फाउल स्मेल प्रोड्यूस करेगा, एक दुर्गंध उत्पन्न करेगा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये जो ऑप्शन है, जो हमारा रीज़न है, वो सही नहीं है। सो इसे हम स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इंडिकेट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? तो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट किन किन चीज़ों में देखने को मिलता है? क्या इससे ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं? क्या सी लेवल लोअर डाउन हो रहे हैं? क्या वेदर कंडीशंस में बदलाव आ रहा है? क्या राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर हो रहा है? सो हिमनदों का पिघलना, समुद्र के स्तर का कम होना, मौसम की स्थिति में बदलाव, वैश्विक तापमान में वृद्धि। सो अगर हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शाती हुई इनमें से कौन सी कंडीशंस है? Yes, and these are your options. So question number 4, the correct answer will be 1, 3 and 4. 1, 3 and 4। 2 नहीं होगा, क्योंकि जब भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है यानी अर्थ का तापमान बढ़ रहा है, तो जितने भी हमारे ग्लेशियर्स हैं वो क्या हो रहे हैं? मेल्ट कर रहे हैं। अब ये मेल्ट कर रहे हैं तो हमारा जो सी लेवल है वो क्या हो रहा है? लोअर नहीं हो रहा है, राइज कर रहा है ना? लोअरिंग की जगह राइज ऑफ सी लेवल हो रहा है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी वेदर कंडीशंस में बहुत फर्क आ रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर भी हमारा कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी प्रदूषण का कारण बन सकता है? तो ऑयल लीकेज, तेल रिसाव, न्यूक्लियर प्लांट फेलियर, परमाणु संयंत्र खराबी, इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कचरे का अनुचित निपटान, या गैस सिलेंडर लीक, गैस सिलेंडर रिसाव। तो इनमें से स्पेसिफिकली रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट कौन कॉज कर सकता है? तो इट्स क्वाइट क्लियर कि रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट क्या हो सकता है, किससे एसोसिएटेड है? न्यूक्लियर प्लांट फेलियर। क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट में जो हम न्यूक्लियर फ्यूल यूज करते हैं, न्यूक्लियर प्लांट में जो हमारा ईंधन होता है, वो क्या रहते हैं? यही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रहते हैं।
जो कि किस फॉर्म में देख मिलते हैं हमें, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, यही मिलते हैं, है ना। और इन ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो प्रोसेस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, फिजन एंड फ्यूजन, राइट। बेसिकली फिजन ही होता है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं, और अगर न्यूक्लियर प्लांट फेलियर हो जाता है तो दैट कैन रिजल्ट इन रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर दी सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, तो इनमें से कौन से या सभी सॉइल पोल्यूशन के सोर्सेज हैं। सॉइल में अगर हमने वेस्ट डाला, ठोस अपशिष्ट, पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी कि कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक अगर ऐड होते हैं मृदा में, सॉइल में, तो क्या वो सॉइल को पोल्यूट करते हैं। प्रवाह और सीवेज, तो आसपास के जगह से अगर इफ्लुएंट या सीवेज बह के आ जाता है तो क्या वो सॉइल को पोल्यूट करते हैं। ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर क्या होगा लर्नर्स, द करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ये सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मृदा प्रदूषण यानी कि सॉइल पोल्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन अ पोल्यूटेड अर्बन एरिया, एक प्रदूषित शहरी क्षेत्र में, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग हैज द लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन बाय वॉल्यूम, तो अगर हम ये देखें सभी का इसमें रोल है, मगर सबसे कम पार्ट में कौन पाया जाता है। यहाँ हम रूरल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे अर्बन की बात कर रहे हैं। तो अर्बन सेटअप में, और अगर वो पूरी तरह से पोल्यूटेड एरिया है, तो इसमें से कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि फोटोकेमिकल स्मॉग को बनाने में पार्टिसिपेट तो करता है, मगर इसका परसेंटेज जो है, कॉन्सेंट्रेशन जो है, वो सबसे कम है। तो वी हैव कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स एंड ओजोन। यस, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ओजोन। ठीक है, तो ओजोन का क्या रहता है, सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन रहता है फोटोकेमिकल स्मॉग में, और अगर हम हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है, फोटोकेमिकल स्मॉग एक तरह का मिश्रण है, जो मिक्सचर ऑफ पोल्यूटेंट्स है, जो कि तब बनता है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और वीओसीज, नो प्लीज नोट कीजिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वीओसीज रिएक्ट करते हैं किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, इसके साथ हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन जाता है जब फोटोकेमिकल स्मॉग का फॉर्मेशन होता है। तो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का है, लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ओजोन का है। ठीक है, साथ ही साथ हमारे बहुत सारे, और अब ये भी आपको ध्यान में रखना है कि वो पोल्यूटेंट जो मिल के बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं, और जो एज इट इज एमिट होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए और भी बहुत सारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट के बारे में मेंशन किया गया, जैसे कि पैन भी एक तरह का सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, पेरोक्साइल एसाइल नाइट्रेट। यस, तो ये हमारे इस तरह के बहुत सारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं जो कि बनते हैं। नेक्स्ट, सनलाइट इज अ प्री रिक्विजिट फॉर फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग इन अर्बन एरिया, तो शहरी क्षेत्रों में प्रकाश रासायनिक धुंध के निर्माण के लिए सूर्य का प्रकाश पूर्व आवश्यकता है। तो क्या ये सही है या गलत है। फोटोकेमिकल स्मॉग इज रेकरिंग फेनोमेना इन विंटर एंड समर सीजन इन अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया, तो भारत के शहरी क्षेत्रों में सर्दियों और गर्मियों के मौसम में प्रकाश रासायनिक धुंध एक आवर्ती घटना है, मतलब ये कॉन्स्टेंटली होती रहती है। तो इनमें से क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है, गलत है, या पार्शली सही या गलत है। यस एवरीवन, यस, तो जैसे कि हम देख सकते हैं 3 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, जिसमें क्या है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन जब भी होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और वीओसीज के प्रेजेंस में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इनके कॉम्बिनेशन से होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट एक प्री रिक्विजिट कंडीशन है फॉर फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, खास करके अगर हम अर्बन एरिया में बात करें, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये हमारा ज्यादातर वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट सेक्टर से एज अ पोल्यूटेंट एमिट होता है। एंड फोटोकेमिकल स्मॉग एक रेकरिंग फेनोमेना नहीं है इन टर्म्स ऑफ विंटर एंड समर सीजन इन अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया। यस, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। यस, तो फोटोकेमिकल स्मॉग की अगर हम बात करें तो इट्स अ रेकरिंग फेनोमेना इन द विंटर सीजन इन द अर्बन एरिया। तो विंटर मंथ्स में जो स्पीड ऑफ विंड होती है वो काफी क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है, राइट। तो फेनोमेना जो है बाद में हमारा इसी स्टेज में जो कूलर एयर जो ठंडक हो जाती है वो क्या करती है, पोल्यूटेंट्स को ट्रैप कर लेती है और उसे एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स नहीं करने देती है। इसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो क्या हो जाता है, ग्राउंड लेवल पे इंक्रीज हो जाता है और लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो जाती है।
ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, सेकंड गलत है। Which of the following pollutants are least residence in time in atmosphere? Least residence time मतलब कम से कम, बहुत कम समय के लिए विद्यमान रहते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं, दे वेरी क्विकली फेड अवे। तो इनमें से सबसे कम लाइफ कहा जाए, लाइफ स्पैन जिसे हम हाफ लाइफ में कैलकुलेट करते हैं पोल्यूटेंट्स के केस में, सो इसमें किसकी है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन। तो सबसे कम समय तक एटमॉस्फेयर में रहने वाला कौन सा पोल्यूटेंट है? yes, and the correct answer for this is methane. So out of the lot सबसे least period जो है वो मीथेन का रहता है। मीथेन को किस में काउंट किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के बाद इसको सबसे इफेक्टिव ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। और इसका अगर हम कहें रेसिडेंस टाइम, वो करीब करीब 8 साल का है। रेसिडेंस टाइम क्या होता है? एक एवरेज टाइम होता है जो उस मॉलिक्यूल को हटने में लग जाता है, तो करीब करीब 8 साल का हम मान के चलते हैं, जो कि मीथेन का रहता है। वहीं हम बात करेंगे नाइट्रस ऑक्साइड की, तो नाइट्रस ऑक्साइड करीब करीब 114 साल तक रहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी करीब 40 से 150 साल तक रहते हैं। और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है उसका भी काफ़ी हद तक समय रहता है, लंबे समय तक वो हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं। ठीक है, सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी, इसका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी लंबे समय तक हमारे एटमॉस्फेयर पे रहता है। तो अब मिला जुला के हम कह सकते हैं कि सबसे कम समय जो है वो मीथेन का ही है। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। यहाँ पे है हमारे वाटर पोल्यूटेंट्स और उनके स्रोत की। यहाँ पे हमारे पास है ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, एसिड्स, पीसीबीज। और इसके सोर्स कहाँ से ये निकलता है? माइन ड्रेनेज, वॉशिंग पाउडर या रन ऑफ, एग्रीकल्चर रन ऑफ, वेस्ट इंसेरिनेशन एंड टॉक्सिक डंप्स, पेपर मिल्स एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो कहाँ से कौन सा वाटर पोल्यूटेंट निकलता है? क्वेश्चन आपको हिंदी में भी मिलेगा, ये आपके ऑप्शंस। Yes, question in Hindi. All right. So the correct answer for this is C. C इसका सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, तो ये ज़्यादातर ऑर्गेनिक हमारे सोर्सेस से निकलते हैं। तो पेपर मिल्स या फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो होती हैं उसके जो अपशिष्ट होते हैं वहाँ से हमारे ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट रहते हैं। प्लांट न्यूट्रिएंट की बात करें तो प्लांट न्यूट्रिएंट हमारा मॉडर्न वॉशिंग पाउडर एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ से एसोसिएटेड है। एसिड्स ज़्यादातर माइंस से एमिट होते हैं। और पीसीबीज जो हैं वो जो भट्टी होती है, वेस्ट इंसेरिनेशंस होते हैं जहाँ पे हम कचरा को जलाते हैं, और टॉक्सिक डंप्स होते हैं, वहाँ से पीसीबीज निकलते हैं। तो इस तरह से हम इसका मैच कर सकते हैं। So learners, before I move ahead, our foundation batch 2.0 has already started for paper 1 and these subjects of paper 2. So this is the right time that you get yourselves enrolled. अगर आप भी जून नेट से जून की JRF को क्लियर करना चाहते हैं, so this is absolutely the right time to get yourselves enrolled. So the current batches has just started. So learners, this is your homework question. You have to give me an example of a secondary pollutant. तो मैंने आपको बताया है क्या होता है प्राइमरी पोल्यूटेंट और क्या होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो इसमें आपको होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको कमेंट में मुझे बताना है कि कौन सा होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट का एग्जाम्पल। सो यू हैव टू गिव मी वन एग्जाम्पल विद फुल फॉर्म. So do answer this question and keep watching all the sessions. Don't forget to like, share and subscribe, and do join my Telegram channel for all important updates. Thanks for watching.